हम लोग करेंगे यूनिट 17 फिजिक्स ग्रेड 10 एनबीएफ की बुक की एक्सरसाइजेस के जितने भी एसएलओस थे वो हम लोगों ने पिछले पार्ट में कर लिए हैं। दिस इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इसका जो पहला सेक्शन था उसके अंदर हमने इसके तमाम के तमाम एसएलओस करनी है 2 पार्ट्स के अंदर। तो वो जो पहले 2 पार्ट्स हैं वो अपने लाजमी देखने हैं तमाम एसएलओस के मुताबिक। तो ये वो एसएलओस हैं जिनके मुताबिक फेडरल बोर्ड का पेपर बनाया जाएगा और ये बुक भी इन्हीं एसएलओस से बनी हुई है। तो इस चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो एसएलओस में एक्सप्लेन किए जा चुके हैं। अब हम लोगों ने सिंपली इस एक्सरसाइज को करना है जो एनबीएफ की बुक में मौजूद है, जो इन्हीं एसएलओ को देखकर बनाई गई है, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम एसएलओस वाली वीडियो में कर चुके हैं कवर। ओके, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ 4 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अनदर 6 ohm रेजिस्टेंस इन सीरीज। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वो आपको कहते हैं कि आपके पास यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं। आपके यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं। एक है 4 ohm की, दोनों है 4 ohm की और वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरीके से आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक और रेजिस्टेंस है और ये आपके पास इस तरह से पैरेलल में कनेक्टेड है और ये दोनों की दोनों रेजिस्टेंसेस आपके पास 4 ohms की हैं। और फिर इसका आगे जाकर इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है 6 ohms की एक रेजिस्टेंस। तो ये भी समझने की जरूरत है, उन्होंने कहा है कि ये दोनों पैरेलल में है और इसके साथ एक 6 ohms की सीरीज में कनेक्टेड है। तो इस पूरी चीज़ के साथ ये सीरीज में है जबकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये एक इस तरह की कॉम्बिनेशन बन रही है और आगे जाकर आपके पास इस तरीके से मतलब वायर आपकी कंटिन्यू होगी। तो वो कहते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। तो इस पूरी चीज़ की रेजिस्टेंस मिलाकर कितनी होगी। तो ऑफ कोर्स हम लोग शुरू करते हैं छोटे से। तो सबसे पहले इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी हमें वो निकालनी पड़ेगी और उसके बाद हम लोग इसको जो एक्सटर्नल सीरीज़ है उसमें जमा सम करेंगे। तो सबसे पहले इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। तो हम लोगों को पता था कि इसकी हमारे पास रिलेशन मौजूद थी 1 आर इक्विवेलेंट। जब हम लोग पैरेलल में निकालते हैं और ऑफ कोर्स ये छोटी होगी, कम हो गया। वैसे मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि आपके पास 2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये दोनों सेम हैं तो एग्जैक्टली इनकी हाफ हो जाती है। अगर 2 हैं तो हाँ, सेम ना होता तो फिर हम यहाँ फॉर्मूले से निकालते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। तो 1 R1 हमारे पास यहाँ पर 4 है प्लस 1/4। ओके, यहाँ पर से 1 2 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स हाफ और इधर से हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज़ 2। एक फाइनल फार्मूला भी हमने देखा था, वो भी आप लोग यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो इन दोनों पैरेलल रेजिस्टेंसेस जो है 4 ohms की, इसका मतलब ऐसे ही है जैसे यहाँ पर ओवरऑल हम एक 2 ohms की रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ओके, हमारे पास इस चीज़ का मतलब ऐसे ही है। सो दिस वन वी विल राइट इट एज 2 ohm। ये तो हो गई 2 ohms की ओवरऑल। आगे है 6 ohms और ये दोनों सीरीज में है तो ओवरऑल होगी 8 ohms इन दोनों को ऐड करके। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारे पास है यहाँ पर 8 ohms। इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर रिमेन्स द सेम। सीरीज में हमेशा हमारे पास करंट जो है वो ओवरऑल सेम रहता है। पैरेलल में ऑफ कोर्स स्प्लिट कर देता है। जैसे यहाँ पर आपके पास अगर ये करंट था आई, तो सिंस बोथ रेजिस्टेंस सेम है तो यहाँ पर ये आई डिवाइड बाई 2 होगा। यहाँ पर इक्वली ये स्प्लिट करेगा, लेकिन यहाँ निकलने के बाद ये वापस आपके पास आई हो जाएगा। ओके, हमने रूल भी पढ़ा था कि जब पैरेलल एंटर करता है करंट जितना जंक्शन में, उतना ही आपके पास निकलता भी है उसी जंक्शन से। तो ओवरऑल अगर हम इसको सीरीज़ के तौर पे देखें तो इधर करंट आई है और इधर भी करंट आई होगा। तो सीरीज़ में हमेशा करंट सेम है, पैरेलल में स्प्लिट करेगा। रेजिस्टर्स फर्स्ट 3 कॉलम्स आर ब्राउन ब्लैक एंड रेड, इट्स वैल्यू इज। जो उसके फर्स्ट 3 कॉलम्स है रजिस्टर के वो है ब्राउन ब्लैक और रेड, उसकी वैल्यू क्या है। ओके, ज़ाहिर है मैं आखिरी रेजिस्टेंस का कॉलम की ज़रूरत तो नहीं उसकी वैल्यू के लिए, वो तो सिर्फ टॉलरेंस के लिए होती है, जिससे हमने देखा हुआ है एसएलओएस में ऑलरेडी। फर्स्ट बैंड है हमारे पास ब्लैक, राइट, नहीं फर्स्ट बैंड है हमारे पास ब्राउन, बैंड है हमारे पास ब्राउन। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ जस्ट फॉर आइडिया दैट इज बी बी रॉय जी बी वी जी डब्ल्यू। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले जो ब्राउन है दिस इज क्लियरली सेकंड वन, राइट, और ये तो ब्लू है। तो हमारे पास ब्राउन की वैल्यू है 1, दिस इज 0। तो पहले ही तो हमारे पास वैल्यू हो गई 1। ओके, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमें पता है कि 200 तो होगा नहीं, ऑलरेडी इसको निकाल दिया, तो इनमें से ही कोई हो सकता है। आगे देखते हैं, सेकंड है हमारे पास ब्लैक। अब सेकंड इसका मतलब डिजिट इसका ब्लैक है, मीन्स ये हो गई 10। अच्छा 10 तो हो गई। यहाँ आगे कोई मल्टीप्लायर भी है, मल्टीप्लायर है आपके पास रेड। अच्छा अब रेड कहाँ आता है, रेड आता है दूसरे नंबर पर। तो 10 टू द पावर 2 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 1000 ओहम्स, 1000 ओहम्स इसकी रेजिस्टेंस है, दिस वन। द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट इज पी। एक सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर क्या है, दैट इज आई वी, प्रीटी सिंपल। In the given figure, the current passing through 6 ohm resistance is
रजिस्टर इस फिगर में आपके पास ये जो 6 ओम्स का रजिस्टर है इसमें से कितना करंट पास हो रहा है। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 6 ओम्स 4 ओम्स के रजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो जो करंट इधर आ रहा है दिस इज 1.2 एम्पेयर्स। ओके, अगर तो करंट इधर आ रहा है 1.2 एम्पेयर्स का मतलब ये जो करंट है ये इससे पहले है। ओके, सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा हमारा वोल्टेज कितना। अब हम लोग अपना वोल्टेज के साथ से निकालेंगे, बहुत ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। हमारे पास आई की वैल्यू हो गई है यहाँ पर। अगर हम लोग देखें, मैं इसको यहाँ से ख़त्म करूँ तो ये मेरे पास जो करंट है ओवरऑल ओवरऑल दैट इज 1.2 एम्पेयर्स। ओवरऑल वोल्टेज कितना है सबसे पहले हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं, जो कि एक्चुअली में पैरेलल रेजिस्टर्स में ओवरऑल उनके बराबर ही है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये अलग अलग है मेरे पास दोनों, तो मुझे इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करता हूँ। ये पैरेलल में है, सो जो 1 ओवर दी ओवरऑल रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/4। ये चीज़ हमारे पास हो जाती है अगर हम लोग इसको मतलब थ्रू द रूल मल्टीप्लाई करें, थ्रू द रूल ऐड करें। दिस इज़ 5 डिवाइडेड बाय 12। तो ओवरऑल हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाय 5। ओके, तो ये हो गई हमारे पास ओवरऑल रेजिस्टेंस, ये है ओवरऑल करंट। ओवरऑल वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर बाई ओम्स लॉ, 1.2 एम्पेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइड बाय 5 ओम्स, जो हमें वोल्ट्स में आंसर देगा। तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 5 दिस इज़ 2.88 वोल्ट्स। ये है हमारे पास वोल्टेज, जो कि क्लियरली हमारे पास यही वोल्टेज होगा इधर भी, क्योंकि पैरेलल के अंदर हमें पता है वोल्टेज सेम रहता है, क्योंकि वोल्टेज इज सिंपली द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ाहिर है सेम ही रहेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ के दरमियान और यहाँ से यहाँ के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। राइट, मैंने आपको इस एग्जाम्पल भी दी थी कि अगर आप ऊपर से जा रहे हैं मे बी, ओके, ये बड़ा आप समझ लें टावर था और आप इधर खड़े हैं और ये आपके पास दो जो है वो जगह हैं, आप इधर हैं। ओके, दिस इज़ यू और ये नीचे ज़मीन है और ये मतलब एक लंबा सा टावर है। आप इधर से देखें या इधर से देखें, ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, एक किस्म का रेजिस्टेंस से समझ सकते हैं। और इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक सेम हाइट पर हैं। इन दिस केस इधर ये अकॉर्डिंग टू द जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सेम पोटेंशियल पर है दोनों साइड्स। तो क्लियरली ये ज़रूर डिपेंड करेगा कि मतलब इधर अगर आप बॉल फेंकते हैं तो टेक्निकली वो बॉल उसका मतलब करंट बन सकता है एज एन एनालॉजी, लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है और इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है क्लियरली, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअली में पीछे बैटरी से आ रही है। बट एनीवेज 2.88 वोल्ट्स। अब 2.88 वोल्ट्स इधर हैं हमारे पास, इधर से लेकर इधर तक 2.88 वोल्ट्स हैं। बीच में ऑफ कोर्स हम अज्यूम करते हैं कि ये रेजिस्टेंस है ही नहीं। ओके, जो वायर है इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं, हालांकि एक्चुअली में होती है, लेकिन मैंने बताया था वी कंसिडर इज 0। तो ओवरऑल जो हमारे पास इधर रेजिस्टेंस है दैट इज 6 ओम्स। तो अगर मैं इधर चला जाऊँ तो V1 इज इक्वल टू 2.88 वोल्ट्स, या मैं इसको खाली V भी लिख सकता हूँ। ओके, यानी ये सेम ही है तो मुझे V1 की ज़रूरत नहीं है। जबकि इधर R1, अगर मैं इसको R1 कहूँ दिस इज 6 ओम्स, बल्कि मैं चाहूँ तो इसको खाली R भी कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इस की बात कर रहा हूँ। और मुझे इधर करंट निकालना है, उन्होंने कहा था इस वाले रेजिस्टर में आपने करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर से कि V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज 2.88 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 6 ओम्स। अगर हम लोग इसको कर दें 2.88 डिवाइडेड बाय 6 दिस इज 0.48 एम्पियर। तो 0.48 एम्पियर का करंट पास करेगा इस रेजिस्टर से। ओके, 0.48 एम्पियर्स when 4 cells each with an EMF of 0.5 volts are connected in parallel, then net EMF is, हमने देखा था जब पैरेलल में हम EMF सोर्सेज कनेक्ट करते हैं दैट इज द सेम। ओके, दैट इज एग्जैक्टली द सेम 0.5 वोल्ट्स। ओके, द पर्पस ऑफ ग्राउंडिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम इज, आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जो ग्राउंड करते हैं थ्रू द ग्राउंड वायर, उसका पर्पस क्या होता है? प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो, आप करंट के लिए एक पाथ जो है वो प्रोवाइड करते हैं कि वो वहाँ से फ्लो कर जाए। टेक्निकली तो ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक बी ऑप्शन ठीक होगी, क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी ऑप्शन मिक्सअप कर दिए। वो कहते हैं प्रोवाइड अ पाथ फॉर करंट टू फ्लो। एक्चुअली में आप ग्राउंड इसलिए करते हैं कि करंट जो है वो उस वायर के थ्रू ग्राउंड तक चला जाए, लेकिन उसका असली रीज़न ये है कि आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकें, आपको कोई करंट ना लगे। तो यहाँ पर मे बी वो ये कहना चाहते थे कि जो एक्चुअल करंट है उसके पास, तो वो तो खैर इधर से नहीं आता, वो तो लाइव या न्यूट्रल वायर से जाता है। एक्चुअल करंट तो ग्राउंड वायर से नहीं जाता, लेकिन एक्चुअल में वो पाथ ही प्रोवाइड करता है। तो एनी में उन्होंने ऑप्शन को थोड़ा मिक्सअप किया, लेकिन ज़्यादा इसकी अच्छी ऑप्शन बी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना उसका असल मकसद है। मतलब ज़ाहिर है मतलब ये काम वो ज़रूर करता है, लेकिन इसका पर्पस में भी ना हो, पर्पस उसका ये है। द पर्पस ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज टू, एक्चुअली में ये तो फॉर्मेटिव में है राइट, हमने जो है वो इन एसएलओस को देखा था फॉर्मेटिव में थे। विच इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कंट्रोल्स द फ्लो, विच इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कंट्रोल्स होगा द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। कौन सा इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, एक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है? दैट इज द रेजिस्टर।
रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक करंट उतना कम होता जाएगा सेम वोल्टेज के अंदर, वोल्टेज कांस्टेंट हो तो। ओके, तो हम इधर से ये रिलेशन निकाल सकते हैं कि वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस व्हेन, नहीं वोल्टेज नहीं, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज इज कांस्टेंट। ऐसा ना हो कि पहले आपका ये रेजिस्टेंस थी तो करंट ये था, अगली बार आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं लेकिन साथ में वोल्टेज बढ़ा देते हैं, फिर तो ज़ाहिर है हो सकता है करंट बढ़ जाए इवन। A and B are two bulbs connected in parallel. A is glowing brighter than B. Then the relation between RA and RB is, तो वो कहते हैं A and B दो bulbs हैं connected in parallel. Mainly मतलब उनका bulbs हैं तो एक किस्म के resistors ही हैं. Everything is a resistor. मैं इसको resistor शो कर रहा हूँ. This is A resistor. This is A resistor और इसके बाद जाकर आपके पास है एक B resistor. वो कहते हैं A is glowing brighter than B. A थोड़ा ज़्यादा bright है. This is more bright. और जो ऑफ कोर्स दिस आर है यानी ये रेजिस्टेंस है और ये थोड़ा डिम है। ओके, ये मतलब ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपके पास बुनियादी तौर पर जो ये एक रेजिस्टेंस है और ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये थोड़ा ब्राइट है, मीन्स इसको करंट ज़्यादा मिल रहा है। अब करंट किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसकी रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स कम होगी। वोल्टेज सेम है और आपके पास इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो करंट किसके पास ज़्यादा होगा? और वी नो कि आपके पास वी करंट जो है दैट इज़ वी डिवाइडेड बाई आर, राइट। तो ऑटोमेटिकली जिसके आपके पास रेजिस्टेंस जितनी कम होगी उतना ही ऑटोमेटिकली करंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस व्हेन वोल्टेज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट है तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है वो ज़्यादा ब्राइट है, तो दिस मीन्स कि ए की रेजिस्टेंस कम है, सो आर ऑफ ए इज लेस देन आर ऑफ बी। द ऐसा यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल पावर इज, इलेक्ट्रिकल पावर का ऐसा यूनिट कहते हैं हर किसी को पता है, दैट इज वॉट। वॉट मीन्स जूल्स पर सेकेंड, एक सेकंड में कितने जूल्स कंज्यूम हो रहे हैं। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। एक वायर है रेजिस्टेंस आर की, तो फोर्स मैंने बताया था वायर की भी रेजिस्टेंस होती है जनरली बहुत कम है। ये एक वायर है, मैं इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप इसको रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हम एक वायर को लेते हैं, उनको 10 पार्ट्स में तोड़ देते हैं। ओके, और फिर हम इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, हो गया। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच कनेक्शन विल बी, तो इसकी जो फाइनल रेजिस्टेंस होगी इस कनेक्शन की वो क्या होगी हमारे पास? दिस इज वेरी इजी। आपका ये 10 को आपने कनेक्ट कर दिया, तो ए की रेजिस्टेंस कितनी है? एक रेजिस्टेंस है आर डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि आपने इसको जो है इसकी ओवरऑल रेजिस्टेंस थी 10, ओवरऑल रेजिस्टेंस थी आर, आपने इसको रेजिस्टिविटी तो थी नहीं कि लेंथ पे डिपेंड ना करे, आर थी, आपने इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आपने जब इसको 10 हिस्सों में डिवाइड किया है तो ऑटोमेटिकली वो भी 10 टाइम्स कम हो जाएगी। तो आर डिवाइडेड बाई 10 एक वायर की रेजिस्टेंस है जो हमने 10 हिस्सों में तोड़ दिया है, इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? यानी कि आपके पास एक रेजिस्टर जो है वो आर डिवाइडेड बाई 10 है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या है जब हम आपके पास 10 जो है वो है? दिस इज वेरी लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगी जिसको मैं कहता हूँ आर इक्विवेलेंट, आपके पास होगी 1 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई, यानी ये 10 मरतबा होगा। 1 डिवाइडेड बाई आर, 1 डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई 10, जो कि बुनियादी तौर पर है 10 डिवाइडेड बाई आर, क्योंकि आर डिवाइडेड बाई 10 10 ऊपर चला जाता है। 10 डिवाइडेड बाई आर आपके पास 10 बार होगा, तो उसके बराबर होगा, जैसे हमने पैरेलल रेजिस्टेंस में पढ़ा। यहाँ हम सिंपली इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये 10 बार है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, तो यहाँ पास हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई आर, और आपका जो फाइनल रेजिस्टेंस है दैट इज आर डिवाइडेड बाई 100। एक्चुअली में तो लेंथी नहीं है, मुझे देख कर लेंथी लगा था, बट आर डिवाइडेड बाई 100, यानी इसको हमने 100 हिस्सों में तोड़ना है। या फिर बुनियादी तौर पर 1 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई आर, इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 100 इज द सेम थिंग एज 0.01 आर। ओके, तो ये है आपके पास दिस वन। नेक्स्ट है आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। नंबर 1 है अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी इज कनेक्टेड टू अ 30, ये आपके पास एक वोल्टेज वी की सोर्स है, यानी बेसिकली ईएमएफ वी है, और ये आपके पास एक 30 वाट बल्ब और एक 60 वाट बल्ब के साथ कनेक्टेड है, और वो कहते हैं इन दोनों में से सबसे पहले ब्राइटेस्ट बल्ब को कैलकुलेट करें। अच्छा, ये जो चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे, हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है दैट इज द सेम। एफिशिएंसी जो हमने 9th में पढ़ा होगा, इसका सिंबल भी आपने पढ़ा होगा, ईटा इसका सिंबल है। ओके, दिस वन इज इज सिंबल, मतलब मैं इसको इसी तरह बनाता हूँ। ये आपके पास ये चीज़ होती है कि आपके पास जो एनर्जी मिल रही है, जो इसकी पावर है, वो तमाम की तमाम एनर्जी आपके पास, मतलब उसका कितना परसेंट जो है वो एक्चुअल काम में जाता है। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी आपके पास अगर तो ये इनकैंडेसेंट बल्ब है, जो कि देख के इनकैंडेसेंट नहीं लग रहा है, एलईडी नहीं लग रहा है, तो इसकी 5% एफिशिएंसी होती है, कि यानी कि ये 60 वाट्स लिखा हुआ है, इसका मतलब है 60 वाट में से 5% एक्चुअली में लाइट में जाएगा, बाकी सारा ज़ाया हो जाएगा, और वो ज़ाया एक्चुअली में
हीट के तौर पे होगा तो वो होता ही होता है, हम ना ना चाहें तभी होता है। लेकिन जो मॉडर्न बल्ब हैं उनके अंदर ये काफ़ी अच्छा है, पुराने बल्ब इतने अच्छे नहीं होते थे, मॉडर्न बल्ब में 30% तक जा सकता है। बट एनीवेज़ हमें ये अज़्यूम करना पड़ेगा कि इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है, मतलब तक एक ही कंपनी ने बनाया है, ओके? हम ये अज़्यूम करेंगे एक ही ने कंपनी ने बनाया है। इन दोनों की एफिशिएंसी हमारे पास सेम है। अगर इसकी एफिशिएंसी है लेट्स से 5% और इसकी एफिशिएंसी है 10%, तो हम एक्चुअल में ये चीज़ नहीं बता सकते ना ब्राइटनेस के कौन सा कितना होगा, क्योंकि जब तक हमें एक्चुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। इन्फॉर्मेशन से मतलब मेरी ये मुराद है कि आपको ये बताया नहीं जाता कि इसकी 5% है, इसकी 10% है। अगर ये बताया जाए फिर तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। जब इन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया, हम ये अज़्यूम करेंगे इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है। अब जब इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है, दिस मीन्स ऑटोमैटिकली जिसकी पावर ज़्यादा है वो ज़्यादा ब्राइट होगा। एफिशिएंसी सेम है और वोल्टेज भी सेम है, ओके? वोल्टेज भी ज़ाहिर है सेम ही है, वोल्टेज सोर्स तो सेम ही है, पैरेलल में कनेक्टेड है, वोल्टेज भी सेम है, एफिशिएंसी भी हम लोग सेम अज़्यूम कर रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली जो जो ये 60 जूल्स पर सेकंड लेता है, ये 60 जूल्स एनर्जी लेता है पर सेकंड, ये 30 जूल्स पर सेकंड एनर्जी लेता है। दोनों सेम लाइट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 60 जूल्स पर सेकंड हो सकता है लाइट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन अगर इसका 5% होता है तो इसका भी 5% होता है। तो ऑटोमैटिकली आपके पास जो ब्राइटेस्ट बल्ब है दैट इज़ 60 वॉट्स, ओके? इसके बाद आपके पास व्हिच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है? आपके पास रेजिस्टेंस किस बल्ब की ज़्यादा है, तब आप ऑटोमैटिक खुद से सोचें। आपके पास जब वोल्टेज सेम होता है देन पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके? आप लोग अगर देखें हमारे पास पावर का जो फ़ॉर्मूला है दैट इज़ वी.आई, वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट है तो यहाँ से बन जाता है हमारे पास पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी जितना आप पावर बढ़ाते जाएँगे इसका मतलब है करंट भी बढ़ा है, और ये बात समझ आती है जब वोल्टेज सेम है इसका मतलब यही है कि आप करंट मज़ीद दे रहे हैं, उसी से आपके पास पावर ज़्यादा बढ़ रही है। जब पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, हम ये भी जानते हैं कि सेम वोल्टेज में वोल्टेज हमारे पास सेम है, पैरेलल में वोल्टेज सेम है। करंट इज़ आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और ये भी सेम वोल्टेज में है, तो हम इसको लिख कर सकते हैं कि पावर इज़ एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी आपके पास पावर ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस आपके पास उतनी ज़्यादा कम होगी, और इसकी समझ आती है अगर आपका सेम, ओके? व्हेन वोल्टेज इज़ सेम, अगर वोल्टेज सेम है, तो ऑटोमैटिकली जिसकी पावर आपके पास ज़्यादा है, उसकी रेजिस्टेंस आपके पास कम है, क्योंकि जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी, वोल्टेज सेम है, जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी वो करंट कम लेगा, क्योंकि वोल्टेज सेम है, जिसकी रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा है वो करंट कम ले रहा है, तो ऑटोमैटिकली आपके पास पावर भी कम होगी। तो दिस मीन्स कि हमारे पास जिसकी उन्होंने कहा है कि ग्रेटर रेजिस्टेंस किसकी है, जिसकी पावर कम है उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। दिस मीन्स कि आपके पास 30 वॉट वाले की रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। सपोज द टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हिच वन विल ग्लो बेटर? इन दोनों को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 60 वॉट्स, दिस वन और 30 वॉट्स। किसकी आपके पास जो है कौन सा वाला ज़्यादा ब्राइट होगा? नाउ यहाँ पर आपके पास चीज़ ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली में इधर उलट है। अगर आप लोग अपनी पावर निकालें दैट इज़ वी.आई, तो यहाँ पर करंट जो है वो कांस्टेंट है, करंट आपके पास सेम होता है। दिस मीन्स कि पावर आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के साथ। वोल्टेज यहाँ पर किसको ज़्यादा मिलेगा, तो जिसके आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसका वो वोल्टेज भी ज़्यादा मिलेगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा है 30 वाट्स वाले की, तो यहाँ पर आपके पास होगा वोल्टेज ज़्यादा, इसको ज़्यादा शेयर मिलेगा वोल्टेज का। यहाँ पर आपके पास होगा वोल्टेज कम, ओके? सो मतलब दिस विल बी V1 विल बी लेस दैन V2। नाउ ट्रिक आपके पास यहाँ पर आती है। आपको पता है इन दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करेगा। यहाँ पर पावर किसकी ज़्यादा है? आप कहेंगे पावर इसकी ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल में इसकी पावर ज़्यादा नहीं है। ये जो पावर्स लिखी हुई हैं, जो आपको पावर्स बताई जाती हैं, ये तो वो पावर्स हैं जब आपके पास वोल्टेज सेम है, राइट? ये तो एक सेम वोल्टेज में वो आपको बता रहे हैं कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये आपके पास 60 जो है वो जूल्स पर सेकंड तक खा सकते हैं, और ये आपके पास 30 जूल्स पर सेकंड तक खा सकते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड है एक डेजिग्नेटेड वोल्टेज तक, जो कि आपके पास हमारे घरों में 220 वोल्ट्स है। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर तो वोल्टेज चेंज हो गया, तो यहाँ पर एक्चुअली में ये पावर्स काम नहीं करेंगी, बल्कि आपके पास ये पावर्स चेंज हो जाएँगी। हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका वोल्टेज ज़्यादा है, करंट तो दोनों में सेम है, ओके? करंट सेम है, करंट सेम है बट वोल्टेज इधर ज़्यादा है। अगर हम लोग देखें पावर है आपके पास वी.आई, और पावर हम लोग देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि जितनी आपके पास वोल्टेज होगा उतना ही आपके पास पावर ज़्यादा होगी। दिस मीन्स कि आपके पास इस वक़्त की पावर एक्चुअली में यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। इसकी हो सकता है 30 वॉट्स ना, मतलब इसकी चेंज हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इसकी पावर आपके पास इससे ज़्यादा हो जाएगी। आप खुद देखें इसकी P इज़ इक्वल टू वी.आई, इसके अगर आप लोग देखेंगे तो ये आपके पास V है और वो आपके पास करंट होगा, इसकी पावर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास वोल्टेज कम है, करंट सेम है, तो ऑटोमैटिकली इसकी पावर जो है वो कम होगी। ये आपके पास एक डेज़िग्नेटेड वोल्टेज पर होते हैं, 220 वोल्ट्स, ओके? ये आपके पास डेज़िग्नेटेड वोल्टेज पर होते हैं। तो दिस मीन्स कि आपके पास 30 वाट वाला बल्ब जो कि लिस्टेड है 30 वाट, वो ब्राइटर होगा, ओके? सो सी है 30 वाट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टर? मैंने जो बुक का प्रिंट है मेरे पास, दिस इज़ ब्लैक एंड व्हाइट, तो इसके अंदर वो कलर्स एक्चुअली में नहीं आ रहे हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, हमने पहले भी कुछ एग्जांपल्स करे थे, तो मुझे उम्मीद है ये वाला सवाल आप लोग खुद कर पाएँगे। ईज़ी है,
तो ये मुझे उम्मीद है आप और लोग खुद कर सकेंगे, तो आई डोंट थिंक कि मुझे इसको करने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है आपके पास जो बुक है वो कलरफुल होगी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट्स ए और बी के दरमियान जो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगी, कंसिडरिंग के वायर्स की रेजिस्टेंस 0 है, आपके पास ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगी? ओके, देखते हैं इसको। सबसे पहले इसकी ओवरऑल क्या होगी? आप चाहे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली बता सकता हूँ, मुझे तरीका आता है कि दोनों की चूँकि सेम है, इसकी हाफ हो जाएगी, जैसे हमने देखा था 1 ओहम्स। आपको एक्चुअली में इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैसे पेपर में भी आप ये रूल लिख सकते हैं कि जब आपका सेम रेजिस्टेंस होती है तो ऑटोमेटिकली उसको हाफ हो जाता है, लेकिन चूँकि आपको इस लेवल पे नहीं, तो बेहतर है आप इसको कैलकुलेट करें। आप इसको कैलकुलेट करें, मैंने पहले किया भी था। ये हो जाएगा 2 ओहम्स और ये हो जाएगा, ये सिर्फ तब है जब ये आपका सेम है। सेम नहीं है फिर आप इसको कैलकुलेट करें, तब भी आप ट्रिक्स वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप उतनी ट्रिक्स ना लगाएँ। तो ये हो जाएगा 3 ओहम्स। तो ये तीनों सीरीज में है, तो इन सबको ऐड करके फाइनल आ जाएगा। दिस विल बी 6 ओहम्स। तो जो फाइनल रेजिस्टेंस है ए और बी के दरमियान, दैट इज 6 ओहम्स। नेक्स्ट है कंसीडर अ सर्किट इन विच अ हीटर इज इन सीरीज विद द सप्लाई वोल्टेज विच डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्लेस्ड इन प्रेजेंट अ हायर रेजिस्टेंस इनिशियली प्रिवेंटिंग लार्ज करंट्स फ्रॉम फ्लोइंग एट टर्न ऑन। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर एक हीटर है, ओके। जैसे ही हम लोग इस हीटर को टर्न ऑन करते हैं, तो पहले ये ठंडा था, ये हीटर आपके पास ठंडा था क्योंकि ज़ाहिर है चल नहीं रहा था। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता ये गर्म होना शुरू हो गया, ये इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। अब मसला ये है, अगर तो हम यहाँ सिंपली तार लगा दें, तो जैसे ही ऑन होता है, तो ये बहुत ठंडा है, इस ठंडा है तो इसकी रेजिस्टेंस हो गई कम, क्योंकि नॉर्मली हमें पता है रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर के साथ कम होती है। टेम्परेचर जितना कम हो रेजिस्टेंस कम होती है, तो इसकी रेजिस्टेंस होगी कम। रेजिस्टेंस होगी इसकी कम, तो इसके अंदर से करंट बहुत ज़्यादा गुजरेगा। वोल्टेज तो वही है, ओके, और एक्चुअली में ये एसी वोल्टेज है, साइन से पता चल रहा है। लेकिन वोल्टेज जो भी है, करंट आपके पास जैसे ही ऑन होगा एकदम बहुत ज़्यादा गुजरेगा, वो इसको डैमेज कर सकता है। क्योंकि ये बना तो इसलिए हुआ है कि जब ये हीटर चल रहा हो, उस वक़्त आपको एक वोल्टेज में सही करंट मिले। लेकिन जैसे ही ऑन होगा फिर तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, इसके अंदर से करंट एकदम बहुत गुजरेगा। जब ये ठीक है, जब ये एक बार पहुँच जाएगा अपनी स्टेट में, फिर ये ठीक रहेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि जैसे ये ऑन हो, उस वक़्त तो ये आपके पास इसके अंदर ज़्यादा करंट ना गुजरे। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि कभी भी ज़्यादा करंट ना गुजरे। जब ये अपनी ठीक स्टेज पे पहुँच जाए, फिर इसके अंदर ज़्यादा करंट गुजरना चाहिए, तब ये चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लोग यहाँ पर एक्चुअली में यूज़ करेंगे दिस डिवाइस। दिस इज़ अ थर्मिस्टर, और मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल, दिस आर एनएसटी थर्मिस्टर्स। यहाँ पर भी पीटीसी नहीं है, पीटीसी उल्टा काम कर देगा। एनटीसी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाले थर्मिस्टर को यूज़ किया जा रहा है। ये यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम लोग एक्चुअली में यहाँ पर इसको लगा देंगे। इसका सिंबल का आपको पता है, और एक्चुअली में इन्होंने यहाँ पर सिंबल गलत बनाया हुआ है। इसका सिंबल ये वाला इधर होता है जो जनरल है। अब होगा ये कि चूँकि ये एनटीसी थर्मिस्टर है, एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट थर्मिस्टर है, तो जब ये हीटिंग एलिमेंट था बंद, ठंडा था, तो ये थर्मिस्टर था कोल्ड। जब ये थर्मिस्टर था कोल्ड, तो इसकी रेजिस्टेंस थी आपके पास हाई, ओके, रेजिस्टेंस आपके पास है इसकी हाई। तो जैसे ही इसकी रेजिस्टेंस आई थी, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपके पास कितनी हो गई? वो तो हो गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसने उसकी रेजिस्टेंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। ओवरऑल रेजिस्टेंस हो गई ज़्यादा, सीरीज़ में है, ऑटोमैटिकली आपके पास जो करंट इधर से फ्लो कर रहा है, जब ये ऑन होगा बहुत कम हो जाएगा। ये उसको कम कर रहा है। लेकिन जैसे ये हो गया काफ़ी गर्म, तो इसने इसको गर्म कर दिया और अब ये हो जाएगा हॉट। जब ये हो गया हॉट, तो इसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी काफ़ी कम, बहुत ज़्यादा कम। तो ये ऐसे ही हो जाएगा जैसे ये है ही नहीं, इसकी रेजिस्टेंस कम होगी, एक किस्म का तार ही बन जाएगा और फिर आपके पास हीटिंग एलिमेंट से सेम करंट गुजरेगा। तो यहाँ पर यही फ़ायदा है कि हम एक नॉर्मल रेज़िस्टर ही नहीं यूज़ करेंगे, हम लोगों को थर्मिस्टर यूज़ करना पड़ेगा, जो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चेंज होता है आपके पास टेम्परेचर के साथ ना। नॉर्मल रेज़िस्टर्स इतना चेंज नहीं होता है, वो बस हल्का-फुल्का चेंज होंगे। थर्मिस्टर्स एक्चुअली में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं, और स्पेसिफिकली एनटीसी थर्मिस्टर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ऐसे केसेज़ में, जहाँ पर हमें एक्चुअली में कंट्रोल करना है कि इस टेम्परेचर पर ये हो और इस टेम्परेचर में हमारे पास ये हो। तो इसके अंदर हम लोग हायर रेजिस्टेंस ना हो इनिशियली, जब ये ठंडा है तो आपके पास, अच्छा मैं उल्टा कह रहा हूँ, आपके पास शुरू में हाई रेजिस्टेंस हो, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेज़ेंट, मैं प्रिवेंट पढ़ रहा हूँ। तो मतलब आपके पास शुरू में हाई रेजिस्टेंस हो, मतलब जब आप इसको ऑन करते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो हाई रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है। हम लोग हाई रेजिस्टेंस शुरू में देना चाहते हैं, वो हम लोग एनटीसी थर्मिस्टर के थ्रू देंगे। एनीवेज़ बाकी हमारे पास रह गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, उसको हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।